आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 6 NCERT एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर 6 का लेक्चर 1। ठीक है, इसका टॉपिक क्या होगा? ईरानियन मैकडोनियन इन्वेजन, मौर्यन एम्पायर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या क्या होगा? ईरानियन इन्वेजन, मैकडोनियन इन्वेजन, मौर्यन एम्पायर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये इस टॉपिक का नाम है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वाइल मगध वाज एक्सपेंडिंग। जब मगध, हम लोग पिछले टॉपिक में क्या पढ़ रखे थे? हम लोगों ने पिछले टॉपिक में मगध को पढ़ रखा था। जब मगध एक्सपेंड कर रहा था, व्हेन मगध वाज एक्सपेंडिंग एट द सेम टाइम ईरानियन रूलर या डेरियस वाज आल्सो एक्सपेंडिंग। उसी टाइम में क्या हो रहा था? जिस टाइम में मगध एक्सपेंड कर रहा था, उसी टाइम में ईरानियन रूलर या फिर मैकडोनियन क्या कर रहा था? ईरानियन रूलर डेरियस वो भी एक्सपेंड कर रहा था, वो भी अपना टेरिटरी को क्या कर रहा था? आगे बढ़ा रहा था। ईरानियन मैकडोनियन इन्वेजन, ईरानियन मैकडोनियन इन्वेजन इन द मिड सिक्स सेंचुरी, मिड के 6th सेंचुरी में देखेंगे मैप वी कैन सी 3 एम्पायर्स। 6th सेंचुरी के मैप हम लोगों ने क्या देखने को मिलेगा? 3 एम्पायर देखने को मिलेगा। एक बार हम लोग देख लेते टाइमलाइन पे क्या टाइमलाइन का सिचुएशन था। टाइमलाइन का सिचुएशन ये था कि मान लिया जाए ये क्या था, हमने 1700 BC में क्या देख रखा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। 1700 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन देख रखा था। इसमें देख रखा था वैदिक पीरियड किसमें? लगभग 1500 से 600 BC तक क्या देख रखा था? वैदिक पीरियड। इसी में क्या देखा था? अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। इसमें क्या देखा था? अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक क्या देखा था इसमें? अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, ये दो चीज़ें देख रखा था, अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। उसके बाद क्या देखा था? उसके बाद आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे मिलेगा हमको बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आगे जैसे बढ़ेंगे अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड से, यहाँ मिलेगा हमको जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। क्या मिलेगा? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसी पर यहाँ पर क्या मिल गया था? यहाँ पर हमें लगभग 16 महाजनपदा भी देखने को मिला था। ठीक है, कहाँ? जैनिज्म और बुद्धिज्म के आसपास ये हमें महाजनपदा भी देखने को मिला था। अब महाजनपदा को देखने के बाद यहाँ से हमने क्या देखा? इसके बाद जैसे हम उससे महाजनपदा से आगे बढ़े तो क्या मिला? मगध का राइज ऑफ मगध। मगध कैसे राइज कर रहा है? राइज ऑफ मगध कैसे राइज कर रहा है? अब मगध कैसे, मगध के बाद जैसे ही मगध राइज कर रहा था, मतलब मगध के साथ साथ क्या हो रहा था? अभी हम लोगों ने देखा ना कि मगध के साथ साथ क्या हो रहा था? ईरानियन और मैकडोनियन एंड ईरानियन, ये दोनों क्या हुआ? एक साथ बढ़ रहा था। उसके बाद देखेंगे मौर्यन एम्पायर और उसके बाद फिर पोस्ट मौर्यन एम्पायर देखेंगे। ठीक है, 6th सेंचुरी BC में क्या देखे कि 3 एम्पायर था। कौन कौन एम्पायर था? तीन एम्पायर था, पर्सिस, बेबीलोन और मीडिया साइरस 1। ठीक है, पर्सिस, बेबीलोन और मीडिया, ये कहाँ पे था? ये लगभग आपका इस टाइम में था। ये एम्पायर था इस टाइम में ईरानियन एम्पायर, या फिर इसको ये ईरानियन एम्पायर था इस टाइम में 6th BC में। उस टाइम में क्या हुआ था? इंडिया 2 पार्ट में, अगर इंडिया को हम लोग 2 पार्ट में बांट लें, किस पार्ट में बांटे? एक नॉर्थ वेस्ट पार्ट और एक नॉर्थ ईस्ट पार्ट। किस में बांटे? एक नॉर्थ वेस्ट पार्ट और एक नॉर्थ ईस्ट पार्ट। नॉर्थ वेस्ट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में क्या था? नॉर्थ ईस्ट में हमारा क्या हुआ था? जो भी चीज़ें हो रही थी नॉर्थ ईस्ट में, जो भी प्रिंसिपैलिटीज़ था, वो रिपब्लिक के साथ मिलकर के क्या कर रहा था? मगध को बना रहा था। मगध एम्पायर बना हुआ था। नॉर्थ ईस्ट में क्या था? मगध एम्पायर बना था। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में क्या था? इसका जो प्रिंसिपैलिटीज़ था, जैसे कंबोज हो गया, गंधारा हो गया, ये लोग क्या करते? एक साथ फाइट करते, एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। और इसी के कारण क्या होता है? यहाँ पर इंटीग्रेटेड फ्रेगमेंटेशन हो गया था। मीन्स क्या हो गया था? फ्रेगमेंटेशन हो गया था। क्यों फ्रेगमेंटेशन हो गया था इस साइड में, नॉर्थ वेस्ट में? क्यों फ्रेगमेंटेशन हो गया था? क्योंकि वहाँ पर जो भी महाजनपद था, जैसे क्या क्या कंबोज था, गंधारा था, ये सब क्या था? ये सब महाजनपद था। तो ये क्या हो रहा था? वहाँ पर आपस में फाइट कर रहे थे ताकि हम सुप्रीम है या फिर हम सुप्रीम है। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग देखें उस जगह पे उस टाइम पे क्या था? ये मान लीजिए अगर इंडिया है तो इधर क्या है? इस साइड से, इधर से ही क्या कर सकते हैं हम लोग? इसी साइड से, नॉर्थ वेस्ट साइड से ही क्या हो सकता है? अगर किसी का इन्वेजन होगा तो उसी साइड से इन्वेजन होगा। क्योंकि इस साइड में क्या है? इस साइड में आपका अरेबियन सी हो गया, इस साइड में क्या है? अरेबियन सी है, इस साइड में इंडियन ओशियन हो गया, और इस साइड में क्या हो गया? बे ऑफ बंगाल हो गया। क्या हो गया? बे ऑफ बंगाल। तो एक यही रास्ता रह गया, एक इसी साइड से यही रास्ता रह गया, नॉर्थ वेस्ट साइड से रास्ता रह गया, जो कि कोई भी मान लीजिए अगर इन्वेजन करना चाहे
तो वो इन्वेजन कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से ही अगर जो भी इन्वेजन करेगा, जैसे ईरानियन है या फिर जो अलेक्जेंडर है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग वहीं से क्या कर रहा है, वहीं से मीन्स इंटर कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। साइरस वन वाज ऑल्सो कॉल्ड साइरस द ग्रेट। साइरस वन को क्या बोला जाता था, साइरस द ग्रेट। ही वाज द ग्रेटेस्ट कन्क्वेरर ऑफ द आर्किमेडियन एम्पायर। आर्किमेडियन एम्पायर का ये सबसे ग्रेटेस्ट कन्क्वेरर था। ही कन्क्वेर्ड पर्सिस, बेबीलोन एंड मीडिया, ये तीनों को कन्क्वेर कर रखा था। साइरस वन ने किसको कन्क्वेर रखा था, अभी हम लोगों ने देखा कि ये तीनों क्या था, ये तीनों अलग अलग तरह से थे, ये तीनों अलग अलग एम्पायर था। लेकिन साइरस वन ने क्या कर रखा था, साइरस वन ने क्या कर रखा था, इन तीनों को क्या कर रखा था, कॉन्क्वेर कर रखा था, इन तीनों को हड़प रखा था, इसलिए इसको साइरस द ग्रेट बोला जाता था। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट के बाद द बाउंड्री ऑफ हिज एम्पायर रीच्ड टिल द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। जैसे ही इसने कॉन्क्वेस्ट किया, साइरस वन ने जैसे ही कॉन्क्वेस्ट करा, साइरस वन का जो भी उन चीज़ों का बाउंड्री था, ये बाउंड्री कहाँ तक पहुँच रहा था, साइरस वन ने कॉन्क्वेस्ट करने के बाद ये बाउंड्री पहुँच रहा था आपका लगभग इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये कहाँ टच हो रहा था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में टच हो रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ही वॉन्टेड टू कन्क्वेर इंडिया टू। अब इसके मन में क्या हो गया कि हमें इंडिया को भी कन्क्वेर करना है। द रीजन फॉर दिस आर, द रीजन इज पॉलिटिकली अनस्टेबल। क्या रीजन था उसको कॉन्क्वेस्ट करने का, या फिर क्यों चाहता था वो कॉन्क्वेस्ट करना, इसका रीजन ये है कि ये जो भी रीजन था, उस रीजन पे कौन कौन रहा था, उस रीजन पे रह रहा था कंबोज, गंधार, ये सब क्या कर रहा था, ये सब आपस में लड़ रहा था। ठीक है, इसलिए वो पॉलिटिकली अनस्टेबल रीजन था। इनसे क्या हुआ, इनसे इस सारे को क्या हो गया, एक फ़ायदा मिल गया कि वो रीजन जो था वो पॉलिटिकली अनस्टेबल होने के कारण वो आसानी से क्या कर सकता है, उसमें कॉन्क्वेस्ट कर सकता है, फिर हड़प सकता है। सेवरल स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज लाइक गंधार, कंबोज, मद्रा यूज टू फाइट विथ वन अनदर एंड देयर वाज नो किंगडम लाइक मगध टू यूनिफाई देम पॉलिटिकली। अब क्या हुआ कि जैसे वहाँ पर बहुत सारे स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ थे, बहुत सारे प्रिंसिपैलिटीज़ थे लाइक गंधार, कंबोज और मद्र, ये सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, और वहाँ पर कोई ऐसा किंगडम नहीं था या फिर कोई ऐसा राज्य नहीं था मगध के जैसा जो कि इन तीनों को क्या कर सके, यूनाइट करके रख सके। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो गया, एक तो पहला कारण ये था कि उसका बाउंड्री टच हो रहा था किसके साथ, इंडिया के साथ। दूसरा कारण क्या था, पॉलिटिकली अनस्टेबल था। क्यों अनस्टेबल था, क्योंकि वहाँ पर जो भी चीज़ें रह रही थी, जो भी लोग रह रहे थे, वो क्या हो रहा था, आपस में लड़ाई कर रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, वहाँ पर परेशानी हो रहा था, और लोग उसको मीन्स चाहते थे कि वहाँ पे जो भी साइरस वन है वो चाहता था कि इंडिया में भी हम क्या करें, कॉन्क्वेर करो। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि वेल्थी रीजन था इंडिया। क्या था, इंडिया उस टाइम पे बहुत वेल्थी रीजन था। ठीक है, उसके बाद चौथा रीजन क्या था कि इंडिया ईजी एसेस थ्रू हिंदू कुश पासेस से क्या हो सकता है, वो ईजिली कॉन्क्वेस्ट किया जा सकता है, मीन्स आराम से क्या हो सकता है, वो पहुंच सकता है किस तरफ, इंडिया की तरफ। ठीक है, साइरस वन वाज द फर्स्ट कन्क्वेरर हु लेड एन एक्सपेडिशन एंड इंटर इंडिया। साइरस वन पहला कन्क्वेरर था जो कि अपने किंगडम को बढ़ा रहा था और इंडिया में इंटर किया। साइरस वन क्या था, पहला कन्क्वेरर था जो कि अपने चीज़ों को बढ़ा रहा था, अपने राज्य को बढ़ा रहा था और इंडिया में इंटर किया। एलोंग विथ गंधारा एंड कंबोज ही कैप्चर्ड ऑल इंडियन ट्राइब्स टू द वेस्ट ऑफ द रिवर इंडस रिवर के आसपास जितनी भी ट्राइब्स था उस सबको उसने क्या कर रखा था, कैप्चर कर रखा था। दे सबमिटेड टू हिम एंड पेड हिम ट्रिब्यूट। सबने क्या करा, सब जितने भी इंडस रिवर के आसपास के ट्राइब्स था वो सबको कैप्चर कर रखा था, और सबने क्या कर रखा, सब ट्राइब ने उसको सबमिट कर रखा था और उसको ट्रिब्यूट पे करता था, किसको, साइरस वन को। इंडस वाज नॉन एज सिंधु, इंडस को सिंधु बोलते थे एज पर ऋग्वेदा के अनुसार इंडस को क्या बोलते थे, सिंधु बोलते थे। पर्शियन स्टार्टेड कॉलिंग द पीपल लिविंग इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट अराउंड द बियॉन्ड सिंधु एज हिंदूज। ठीक है, पर्शियन क्या करने, जो सिंधु के आसपास रहता था लोग, उसको हिंदू बोलना शुरू कर दिया, किसने, पर्शियन ने। क्यों, क्योंकि वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रहता था और आसपास मीन्स बियॉन्ड या आसपास सिंधु के आसपास रहता था, इसलिए उसको क्या बोलने लगा, हिंदू बोलने लगा। ठीक है, उसके बाद आ गया साइरस वन के बाद डेरियस वन। साइरस वन के बाद डेरियस वन कब से कब तक आया, 522 BC से 486 BC तक। इन 518 BC डेरियस वन एक्सपेंडेड ईस्टवर्ड। 518 BC में डेरियस वन ने फिर उसको क्या करा, जो भी साइरस वन ने एक्सपेंड करा था उसको और ईस्ट की तरफ एक्सपेंड करना शुरू किया। ही कैप्चर्ड पंजाब एंड सिंध। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से निकलने के बाद उसने पंजाब और सिंध को भी कैप्चर कर लिया, किसने, डेरियस वन में। टू रूल हिज एम्पायर इफेक्टिवली ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इंटू 28 स्टेटिज। अपने एम्पायर को, अपने राज्य को रूल करने के लिए उसने क्या कर रखा था, 28 प्रांत में, 28 स्टेटिज में या 28 टेरिटरी में क्या कर रहा था, उसको डिवाइड कर रखा था। ही अपॉइंटेड गवर्नर टू एडमिनिस्टर दिस रीजन। इस रीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए, इस रीजन को चलाने के लिए उसने गवर्नर को अपॉइंट कर रखा था, किसने, डेरियस ने। ठीक है,
उसने अपने राज्य को इफेक्टिवली यूज करने के लिए या फिर इफेक्टिवली रन करने के लिए उसने क्या कर रखा था, 28 स्टेपिटीज बना रखा था, स्टेपिज बना रखा था। उसने क्या कर रखा था, उसने गवर्नर को अपॉइंट कर रखा था ताकि उस रीजन में क्या हो सके, एडमिनिस्टर हो सके। इंडिया नॉर्थ वेस्टर्न रीजन बिकम द 20th स्टेपिटी। इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन था वो 28 में से 20वां स्टेपिटी बना था, 20वां टेरिटरी बना था। उसके बाद पहले कौन आया, पहले साइरस आया, साइरस 1, फिर डेरियस, फिर जेरेक्स। दिस टेरिटरी यूज टू गिव 1/3 ऑफ द टोटल रेवेन्यू टू द आर्किमेडियन एम्पायर ड्यू टू इट्स पॉपुलेशन एंड फर्टिलिटी। दिस टेरिटरी में, किस टेरिटरी में, वो जो भी नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी था या फिर 20th टेरिटरी था, उसके अनुसार, किसके अनुसार, डेरियस के अनुसार, उसमें क्या था, वो टोटल रेवेन्यू का 1/3 देता था किसको, आर्किमेडियन एम्पायर को, मीन्स डेरियस को देता था। किसको देता था, डेरियस को देता था। किसके कारण, ड्यू टू इट्स पॉपुलेशन एंड फर्टिलिटी और पॉपुलेशन के कारण। मगध इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग एट द सेम टाइम। अब इसके साथ साथ क्या हो रहा था, इसी के साथ साथ क्या हो रहा था, मगध भी एक्सपेंड हो रहा था। किसके साथ साथ, जो डेरियस और साइरस 1 जो एक्सपेंड कर रहा था अपना टेरिटरी को, उसके साथ साथ मगध भी एक्सपेंड हो रहा था। ठीक है, अब देखते हैं जेरियक्स का क्या सिचुएशन रहा। जेरियक्स यूज्ड हिज इंडियन प्रोविडेंस टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। जेरियक्स क्या करता था, इंडियंस का जो प्रांत था उसको अपने पोजीशन को मजबूत बनाने में यूज करता था। ही डिप्लॉयड इंडियन इन्फेंट्री एंड कैवलरी टू ग्रीस टू फाइट इट्स अपोनेंट, बट ही वॉज डिफीटेड इन ग्रीस। ये क्या करता था, जेरेक्स जो था, ये क्या करता था, जो भी इंडियन इन्फेंट्री था या फिर जो भी इंडियन चीज़ें करेंगे, मतलब जो भी इंडियन आर्मी था उसको क्या करता था, ग्रीस से फाइट करवाता था, ही डिप्लॉयड इंडियन इन्फेंट्री टू ग्रीस। उसने ग्रीस में डिप्लॉय कर रखा था और अपने ओपोनेंट से फाइट करवाता था और ग्रीस को, एंड ही वॉज डिफीटेड इन ग्रीस, और ग्रीस में वो हारा गया। आफ्टर हिज डिफीट, आफ्टर इसके इस हार के बाद आर्किमेडियन कुड नॉट फॉलो ए फॉरवर्ड पॉलिसी इन इंडिया। क्या हुआ, उसको ग्रीस में हार मान लिया, वो ग्रीस में क्या हो गया, ग्रीस में हार मान लिया। ठीक है, और वहाँ पर क्या हुआ, ईरानियन और ग्रीक्स, ये दोनों में क्या हो रहा था, ये दोनों में लड़ाई चल रहा था। किसमें, ईरानियन एंड ग्रीक में क्या चल रहा था, लड़ाई चल रहा था, ताकि वर्ल्ड के ऊपर कौन कब्जा करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ग्रीक में क्या हुआ, अंडर लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर, जैसे ही ग्रीक में क्या हुआ, अलेक्जेंडर के अंदर क्या हुआ, इसने ग्रीक ने ईरान को हरा दिया, ईरान को डिफीट कर दिया। और जैसे ही ईरान को डिफीट किया अलेक्जेंडर ने, तो क्या हुआ, वहाँ से आर्किमेडियंस का जो भी एक्सपेंशन था या फिर जो भी फॉरवर्ड पॉलिसी था इंडिया में, वो खत्म हो गया। बट द नॉर्थ वेस्ट रीजन वाज स्टिल अंडर द पर्शियन एम्पायर टिल द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। जब तक अलेक्जेंडर का इन्वेजन नहीं हुआ तब तक क्या हुआ, तब तक पर्शियन एम्पायर के अंडर में ही था नॉर्थ वेस्ट रीजन। इन बिटवीन दिस टू ट्रेड, रेवेन्यू एंड सोल्जर्स मूवमेंट टुक प्लेस। इस बीच में, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, ट्रेड, रेवेन्यू और सोल्जर्स का मूवमेंट हो रहा था। एविडेंस इज बिकॉज ए लॉट ऑफ पर्शियन कॉइन्स आर फाउंड इन दिस रीजन डेटिंग बैक टू दिस पीरियड। इस पीरियड से पहले का क्या मिला है, पर्शियन कॉइन मिला है बहुत सारा, इसलिए इस बात का एविडेंस है कि वहाँ पर क्या हो रहा था, ट्रेड हो रहा था, रेवेन्यू हो रहा था और सोल्जर मूवमेंट हो रहा था। ठीक है, अब इम्पैक्ट ऑन पर्शियन इन्वेजन। अब पर्शियन इन्वेजन के कारण क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या पड़ा, किसके ऊपर, इम्पैक्ट क्या पड़ा, इंडिया के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ए फॉर्म ऑफ ईरानियन राइटिंग, क्रोस्ती स्क्रिप्ट, एक ईरानियन राइटिंग है, क्रोस्ती स्क्रिप्ट बिकम पॉपुलर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब क्या हुआ, जो भी ईरानियन राइटिंग था वो क्या हो रहा था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पॉपुलर हो रहा था। अब पर्शियन अगर वहाँ से आया है तो पर्शियन का कुछ तो कल्चर इंडिया में आएगा, तो वो कल्चर क्या था, एक खरोस्ती स्क्रिप्ट था, वो पॉपुलर हो गया कहाँ, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ठीक है, खरोस्ती स्क्रिप्ट इज रिटन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, मीन्स इस साइड से इस साइड तक लिखा जाता था। खरोस्ती स्क्रिप्ट क्या होता था, इस साइड से इस साइड लिखा जाता, इसलिए क्या है कि वहाँ से आ गया था चीज़ें इस साइड। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ लिखा जाता था। नॉर्थ वेस्टर्न अशोकन इंस्क्रिप्शन वेयर रिटन इन दिस स्क्रिप्ट। नॉर्थ वेस्ट में जो अशोकन इंस्क्रिप्शन था वो लिखा गया था इस स्क्रिप्ट में। किस स्क्रिप्ट में, खरोस्ती स्क्रिप्ट में। और खरोस्ती स्क्रिप्ट कहाँ का था, ये ईरानियन राइटिंग का था स्क्रिप्ट, जो कि कहाँ से आया था, पर्शियन इन्वेजन के टाइम पे आया था। मेनी ईरानियन कोइंस वे डिस्कवर्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। बहुत सारे ईरानियन कोइंस देखने को मिला, बहुत सारे ईरानियन सिक्का देखने को मिला नॉर्थ वेस्ट रीजन में, इंडिकेटिंग द हाई ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड द आर्किमेडियन एम्पायर। क्या इंडिकेट करता है ये, बहुत सारा कॉइन मिलने का क्या इंडिकेशन है कि क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा ट्रेड और कॉमर्स हो रहा था किसके बीच में, इंडिया और आर्किमेडियन एम्पायर के बीच में। ठीक है, मेनी ईरानियन टर्म्स वेर यूज्ड इन इंडिया। बहुत ईरानियन टर्म इंडिया में यूज होने लगा, जैसे में द इंडियन टर्म लिपि हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ईरानियन टर्म डीपी। डीपी से क्या होने लगा, डीपी का यूज करने लगे हम लोग, लिपि का जब हम लोग यूज करते हैं वो कहाँ का टर्म है, वो टर्म है ईरानियन टर्म।
ईरानियन टर्म लिपि का ही क्या हम लोग यूज करते हैं, डीपी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी, ये सारी चीज़ें हमें यूज करने को मिला था, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद इट कैन बी पार्टिकुलरली ग्रीक एक्वायर्ड नॉलेज अबाउट इंडियाज वेल्थ थ्रू ईरानियन टेक्स्ट। अब क्या हुआ, ग्रीक क्यों आया था यहाँ, या फिर ग्रीक का क्या काम था, या फिर ग्रीक का क्या काम था, मतलब ये हम लोग मेनली क्या देख रहे हैं कि जो भी कॉन्टैक्ट हुआ इंडिया और ईरान में 200 साल पहले, तो वो उसका क्या रिजल्ट निकला, उसका क्या क्या रिजल्ट था। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिला, एक तो स्क्रिप्ट मिला है, उसके बाद कॉइन्स मिला है बहुत सारा, उसके बाद क्या मिला है, कॉइन क्या दर्शाता है कि बहुत सारा इकोनॉमिक चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे इंडिया और ईरान के बीच में, इंडिया और ईरान के बीच में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से कुछ टर्म इंडिया ने अडॉप्ट किया, जैसे कि लिपि, लिपि कहाँ से है, डीपी से अडॉप्ट है। ठीक है, उसके बाद उसको क्या पता चला, ग्रीक को क्या पता चला ईरानियन टेक्स्ट से कि वहाँ पर इंडिया में बहुत सारा वेल्थ है। ईरानियन टेक्स्ट से ग्रीक को क्या पता चला, बहुत सारा वेल्थ है। इट कैन बी पार्टिकुलरली सीन इन अशोकास मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। अशोकास के मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं, अशोकास के मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में ये देखने को मिला है। मौर्यन आर्ट एंड स्कल्पचर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। मौर्यन का आर्ट और स्कल्पचर किससे इन्फ्लुएंस्ड है, मौर्यन आर्ट और स्कल्पचर किससे इन्फ्लुएंस्ड है, पर्शियन से, पर्शियन से या फिर इंडियन या ईरान से, ईरानियन से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, द वेरी आइडिया ऑफ इशूइंग एडिक्ट बाय अशोका वाज फ्रॉम डेरियस रॉक इंस्क्रिप्शन। बहुत सारा आइडिया कहाँ मिलता है, डेरियस का रॉक इंस्क्रिप्शन में। अब हम लोग ये देखते हैं कि 4th सेंचुरी बीसी में क्या था, 4th सेंचुरी बीसी में क्या था, आगे हम लोग क्या देखेंगे कि 4th सेंचुरी बीसी में, 4th सेंचुरी बीसी में क्या था, ईरानियन दो चीज़ें लड़ रहा था, कौन कौन, ईरानियन एंड ग्रीक। ठीक है, ईरानी ये दोनों क्यों लड़ रहा था, ताकि क्या कर सके, अपना सुप्रीमेसी ऑफ वर्ल्ड को दिखा सके, ताकि सुप्रीमेसी ऑफ वर्ल्ड अपना बना सके। लेकिन जैसे ही अलेक्जेंडर आया, अंडर द लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर, ग्रीक से अंडर द लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर का जैसे ही लीडरशिप आया तो उसने क्या करा, ग्रीस ने ईरान को डिफीट कर दिया, ग्रीस ने क्या करा, ईरान को डिफीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट ही वॉज बॉर्न इन 356 BC, ये 356 BC में जन्म लिया था। ही वाज द प्रिंस ऑफ मैकेडोनिया, वन ऑफ मेनी स्मॉल स्टेट ऑफ ग्रीस। ग्रीस का एक बहुत छोटा स्मॉल स्टेट था जिसका नाम क्या था, मैकेडोनिया, और वहीं का ये राजा था, कौन, अलेक्जेंडर। टाइम लाइन ऑफ अलेक्जेंडर, 356 में बर्थ हुआ, 336 में ही बिकम द किंग ऑफ मैकेडोनिया, 336 ईस्वी में क्या हो रहा था, मैकेडोनिया का राजा बन गया। 334 BC में ही यूनाइटेड ग्रीस, उसने क्या करा, ग्रीस को यूनाइट करा, ग्रीस को एक साथ करा। वेर अलेक्जेंडर यूनाइटेड ग्रीस, जब अलेक्जेंडर ग्रीस को यूनाइटेड करा, द बिगेस्ट चैलेंज वाज द पर्शियन इंपायर रूल्ड बाय डेरियस 3। सबसे बड़ा चैलेंज इसके लिए क्या था कि पर्शियन इंपायर क्या कर रहा था, रूल कर रहा था किसके, डेरियस 3। इन 330 BC अलेक्जेंडर डिफीटेड डेरियस 3। अलेक्जेंडर ने क्या करा, डेरियस 3 को डिफीट किया। ही कन्क्वर्ड इंटायर पर्शिया, उसने पूरा पर्शिया को कॉन्क्वेट किया, एंड इस्टेब्लिश द मैकेडोनियन इंपायर इन 8 ईयर्स, और 8 साल में अपना मैकेडोनियन इंपायर को इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, जैसे ही उसने राजा बना, वैसे उसको उसके ऊपर क्या चैलेंज आ गया कि उस टाइम में पर्शियन इंपायर रूल कर रहा था डेरियस 3। उसने डेरियस 3 को हराया और लगभग 8 साल में उसको हराया और क्या इस्टेब्लिश किया, मैकेडोनियन इंपायर को इस्टेब्लिश किया। 327 BC में क्या है, अलेक्जेंडर मार्च टू इंडिया थ्रू खैबर पास एंड रीच्ड हिंदू कुश। उसने क्या करा, 327 ईस्वी में वो कहाँ आया, 327 ईस्वी में वो इंडिया आया थ्रू खैबर पास के थ्रू इंडिया आया और कहाँ पहुँचा, हिंदू कुश में पहुँचा। 326 BC में रिट्रीट, 323 BC में डेथ रीजन दैट अटैक्ट अलेक्जेंडर टुवर्ड्स इंडिया। मतलब ऐसा क्या रीजन था जो कि अलेक्जेंडर को अट्रैक्ट किया इंडिया में। वाई अलेक्जेंडर इन्वेजन, अलेक्जेंडर का इन्वेजन क्यों हुआ, क्योंकि द राइटिंग ऑफ ग्रीक ऑथर्स, ग्रीक ऑथर का जो राइटिंग था, द राइटिंग ऑफ ग्रीक ऑथर्स लाइक हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री अबाउट द फेबुलस वेल्थ ऑफ इंडिया। उसको क्या था, क्यों, आखिर क्यों अलेक्जेंडर इंडिया की तरफ आया, इसलिए इंडिया की तरफ आया क्योंकि फादर ऑफ हिस्ट्री जिसको बोलते हैं हेरोडोटस, उसने क्या लिखा था कि इंडिया में वेल्थ बहुत फेबुलस है, इंडिया में धन बहुत फेबुलस है। दूसरा कारण क्या है, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल नॉलेज ऑफ द पीरियड, उस पीरियड के जियोग्राफिकल नॉलेज के कारण इंडिया ईस्टर्न इंड बाय द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का जो ईस्टर्न इंड था वो वर्ल्ड का ईस्टर्न बाउंड्री था। द कैस्पियन सी वॉज एक्सटेंडेड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, और कैस्पियन सी ईस्ट ऑफ इंडिया की तरफ एक्सपेंडेड था, फैला हुआ था। अलेक्जेंडर वॉज इंस्पायर्ड बाय द माइथिकल एक्सप्लॉइट्स। अलेक्जेंडर किससे इंस्पायर्ड था,
कि वो वहाँ पर अलेक्जेंडर ये चीज़ों को सुन रखा था कि जो भी राजा इंडिया में जाता है वहाँ से वो लूट के आता है, तो वो इन चीज़ों को सुन रखा था, तो वो मिथिकल एक्सप्लॉइट के लिए भी आया था। द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ डिसयूनिटी इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाज प्रूव्ड एज द मेन रीजन फॉर अलेक्जेंडर टू एंटर। और दूसरा चौथा रीजन क्या हो गया? तीसरा रीजन तो ये हो गया। चौथा रीजन क्या हो गया कि जो भी इंडिया में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या चल रहा था, पॉलिटिकल कंडीशन चल रहा था और डिसयूनिटी चल रहा था, उसके कारण क्या हुआ कि अलेक्जेंडर भारत में इंटर कर पाया। अलेक्जेंडर थॉट बाय कंक्वरिंग इंडिया, अलेक्जेंडर ने इंडिया को कंक्वर करते हुए ये सोचा ही वुड कंक्वर द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द वर्ल्ड और द इंटायर वर्ल्ड इटसेल्फ। उसको क्या लगा कि उसने इंडिया के वर्ल्ड के ईस्टर्न बाउंड्री को कंक्वर कर लिया और पूरा वर्ल्ड को कंक्वर कर लेगा। इन 327 BC अलेक्जेंडर क्रॉस द हिंदू कुश माउंटेन्स थ्रू द खैबर पास। अलेक्जेंडर ने क्या क्रॉस किया? हिंदू कुश माउंटेन को पास किया। किसके किसके थ्रू? खैबर पास के थ्रू। हियर अलेक्जेंडर फाउट विद द ट्राइब्स फॉर 10 मंथ। यहाँ पर जो भी लोकल ट्राइब्स था हिंदू कुश के पास, वहाँ पर वो उसने 10 मंथ तक लगभग फाइट किया। तक्षशिला रूलर्स अम्भी सबमिटेड टू अलेक्जेंडर विदाउट एनी फाइट। तक्षशिला का जो रूलर था अम्भी, उसने अलेक्जेंडर को क्या करा? सब चीज़ सबमिट कर दिया बिना फाइट किए हुए। इसके बाद अलेक्जेंडर ने क्या सोचा कि ये तो एक तो तक्षशिला का रूलर अम्भी ने सबमिट कर दिया, इसी तरह से क्या करेगा इंडिया, पूरा इंडिया मेरे चरणों में झुक जाएगा या फिर पूरा इंडिया मेरे अंडर सरेंडर कर देगा। जैसे ही इस अलेक्जेंडर ने क्या सोचा, यही चीज़ सेम सोचा किसके साथ? पोरस के साथ। पोरस के साथ जैसे ही उसने सेम सोचा कि हाँ चलो, पोरस कहाँ था? पोरस झेलम और चिनाब रिवर के बीच में राज करता था। ठीक है, झेलम और चिनाब के बीच में पोरस राज करता था। उसके पहले इंडस है, इंडस और झेलम के बीच में कौन राज कर रहा था? रूलर ऑफ तक्षशिला कौन है? अम्भी। झेलम और चिनाब के बीच में पोरस है, और झेलम से पहले इंडस और झेलम के बीच में अम्भी रूलर ऑफ तक्षशिला। जैसे ही रूलर ऑफ तक्षशिला को उसने रूलर ऑफ तक्षशिला ने सरेंडर कर दिया किसके सामने? अलेक्जेंडर के सामने। तो अलेक्जेंडर को ये लगा कि पोरस भी क्या करेगा? पोरस भी मेरे सामने क्या करेगा? सरेंडर कर देगा। एंड सेंट ए मैसेज टू पोरस। तो ये सोच करके उसने क्या करा? पोरस को एक मैसेज सेंड करा टू रिसीव हिम आफ्टर द क्रॉस झेलम एंड सबमिट हिमसेल्फ, बट पोरस चूज वार। उसने ये मैसेज सेंड करा पोरस को कि वो क्रॉस होकर के, झेलम को क्रॉस होकर के मेरे पास आए और मेरे को रिसीव करे और अपनी सारी चीज़ों को मेरे सामने सबमिट कर दे। लेकिन क्या हुआ? पोरस ने क्या चुना? पोरस ने वॉर चुना कि नहीं, हमें वॉर करना है। इन 326 BC में अलेक्जेंडर एंड पोरस फाउट द बैटल ऑफ हाइदस्पीस, बट पोरस वाज डिफीटेड। यहाँ पर पोरस हारा गया, बिल्कुल यहाँ पर पोरस हारा गया। अलेक्जेंडर वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज करेज एंड हीरोइज्म। लेकिन क्या हुआ? अलेक्जेंडर इम्प्रेस्ड हो गया उसके साहस और हीरोइज्म को देख करके। किसके? पोरस के। ही ट्रीटेड पोरस जेन्युइनली एंड री इंस्टीटेड हिम ऑन द थ्रोन। उसने पोरस के साथ क्या करा? एक जेन्युइनली बिहेव किया और री इंस्टीटेट किया उसके थ्रोन पर, मतलब उसको थ्रोन को, उसके गद्दी को फिर से उसको, मतलब उसके राज को लौटा दिया। किसके? पोरस के राज को लौटा दिया। नाउ पोरस बिकम द गवर्नर ऑफ अलेक्जेंडर। अब क्या हुआ? पोरस क्या बन गया? अलेक्जेंडर का गवर्नर बन गया। आफ्टर डिफीटिंग पोरस को डिफीट करने के बाद अलेक्जेंडर मार्च्ड फॉरवर्ड। अलेक्जेंडर ने क्या हुआ? आगे की तरफ बढ़ा। इन बिटवीन चेनाब, रबी एंड बीस। किसके बीच में? चेनाब, रबी और बीस के बीच में देयर वर लोकल ट्राइब्स। वहाँ पर लोकल ट्राइब्स भी रह रहा था। अलेक्जेंडर डिफीटेड देम एंड रीच्ड बीस। अलेक्जेंडर ने सबको हरा करके 20 तक पहुंचा। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ 20 इज द मगध। अब 20 के आगे क्या था? मगध एम्पायर था। बट बाय देन अलेक्जेंडर आर्मी वाज कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट। लेकिन तब तक क्या हुआ था? तब तक अलेक्जेंडर का आर्मी क्या हो रहा था? बहुत तरह से थक चुका था। ड्यू टू कंटिन्यूस वार फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। लास्ट 10 साल से लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते अलेक्जेंडर का आर्मी क्या हो गया था? थक गया था, ड्रेन्ड आउट हो गया था। ठीक है, पहले क्या हुआ? पहले अलेक्जेंडर ने किसको हराया? पहले अलेक्जेंडर ने रूलर ऑफ तक्षशिला को हराया। उसके बाद सोचा कि पोरस भी इसी तरह हार जाएगा, लेकिन पोरस ने क्या चुना? वार चुना। अब पोरस ने जब वार चुना तो वार होने के बाद पोरस हारा गया, ठीक है, लेकिन इसके हीरोइज्म और करेज को देख करके क्या हुआ? अलेक्जेंडर ने क्या करा? उसके राज को रिटर्न कर दिया पोरस को, और उसके बाद उसको गवर्नर बना दिया उसी राज का, और पोरस अलेक्जेंडर के अंडर काम करने लगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही चिनाब से आगे बढ़ा, उसको लोकल ट्राइब मिला। अलेक्जेंडर को लोकल ट्राइब मिला, उससे उसने लड़ाई करा। उसने जब लड़ाई करा तो उसके बाद 20 तक आया। उसके बाद 20 रिवर तक आया। 20 रिवर के बाद क्या था? मगध था। अब मगध में वो कैसे रूल करे? अब मगध को कैसे वो करे? क्योंकि मगध एक यूनाइटेड स्टेट था या फिर एक यूनाइटेड जगह था। तब तक क्या हुआ था? तब तक अलेक्जेंडर का आर्मी भी क्या हो रहा था? कंप्लीटली थक गया था। ड्यू टू कंटिन्यूस वार फॉर द लास्ट 10 ईयर। क्यों थक गया था? क्योंकि लगातार वार कर रहा था लास्ट 10 साल से। इंडियाज हॉट वेदर डिड नॉट सूट देम। इंडिया का जो गर्म वेदर था उसको सूट नहीं करा किसके? अलेक्जेंडर के आर्मी को, और वो बीमार पड़ गया।
देव कौन, एलेक्जेंडर नहीं, एलेक्जेंडर का आर्मी, दे वेयर आल्सो होम सिक बिकॉज दे वेयर कंटिन्यूसली फाइटिंग फॉर 10 years, और वो होम सिक भी हो गया था एलेक्जेंडर का आर्मी, और वो क्यों होम सिक हो गया था, क्योंकि लगातार 10 साल से फाइट कर रहा था। ईरानियन सोल्जर्स गॉट द टेस्ट ऑफ इंडियन सोल्जर्स फाइटिंग ऑन रिवर बैंक, ईरानियन सोल्जर को मज़ा मिल गया था, या मज़ा ये उसका टेस्ट का पता चल गया था कि इंडियन सोल्जर्स कैसे फाइट कर रहा था रिवर बैंक के आसपास। दे आल्सो हर्ड ऑफ द न्यूज दैट आर्मी ऑफ धनानंदा वॉज माइटर देन देयर आर्मी, उसने ये भी सुना, उसने ये भी न्यूज़ सुना कि जो भी धनानंदा का आर्मी है वो कई गुना ज़्यादा एक आर्मी है किससे, एलेक्जेंडर के आर्मी से। एलेक्जेंडर आर्मी रिवोल्टेड एंड मेड इट क्लियर दैट दे डिड नॉट वांट टू मार्च फर्दर, एलेक्जेंडर आर्मी ने रिवोल्ट किया और ये क्लियर किया कि वो अब आगे की तरफ फर्दर मार्च नहीं करेगा, आगे की तरफ नहीं जाएगा। अब एलेक्जेंडर फेल्ड टू कन्विंस हिज सोल्जर्स एंड देयरफॉर डिसाइडेड टू रिटर्न टू बेबीलोन। एलेक्जेंडर क्या हो गया, अब यहीं से रिटर्न हो गया, एलेक्जेंडर समझाते समझाते कन्विंस करते करते आर्मी को थक गया, लेकिन आर्मी ने नहीं माना और वहीं से वो क्या हो गया, वहीं से रिटर्न हो गया, कहाँ, बेबीलोन रिटर्न हो गया। कहाँ रिटर्न हो गया, बेबीलोन। बट बिफोर गोइंग बैक, जाने से पहले ही अपॉइंटेड गवर्नर्स एट द, उसने गवर्नर्स को अपॉइंट कर रखा था जो जो भी टेरिटरी एलेक्जेंडर ने जीता था। जैसे गवर्नर ऑफ एलेक्जेंडर बिटवीन इंडस एंड झेलम को किसको किसको गवर्नर बना रखा था, अम्बी को गवर्नर बना रखा था, क्योंकि इसी ने क्या कर दिया था, मीन सरेंडर कर दिया था एलेक्जेंडर के सामने अम्बी ने। और झेलम और चिनाब के बीच का जो भी एरिया था वो उसको पोरस को गवर्नर बना रखा था। ठीक है, सॉरी, एरियाज वेस्ट ऑफ पंजाब, जो पंजाब के वेस्ट में एरिया है, वे आर डिवाइडेड इनटू प्रोविंस एंड ही अपॉइंटेड सेलेकस निकेटर एज गवर्नर। और जो भी पंजाब का एरिया है या फिर पंजाब के वेस्ट का एरिया है वहाँ पर उसमें उसमें प्रांत में डिवाइड कर दिया, प्रोविंस में डिवाइड कर दिया, और वहाँ पर सेल्कस निकेटर को गवर्नर बना दिया। क्या बना दिया, सेल्कस निकेटर को। मतलब ये 3-4 चीज़ लगभग लगभग अलेक्जेंडर ने क्या करा था, जीता था। इवन वाइल गोइंग बैक लोकल ट्राइब्स अटैक्ड हिज आर्मी एंड हिज सफर्ड लॉसेस। जब वो जा भी रहा था यहाँ से, एलेक्जेंडर जब यहाँ से जा भी रहा था तो लोकल ट्राइब ने क्या करा, उसके ऊपर अटैक कर दिया। किसके आर्मी के ऊपर, एलेक्जेंडर के आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया, और वहाँ पर उसको लॉस झेलना पड़ा। किसको, एलेक्जेंडर को। ठीक है, इन 323 BC ही फेल सिक एंड डाइड। 323 ईस्वी में एलेक्जेंडर मारा गया। क्यों, क्योंकि वो बीमार पड़ गया। उसके बाद देखते हैं एलेक्जेंडर का इन्वेजन का क्या इफेक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर। एंशियंट यूरोप एंड एंशियंट इंडिया कैम इन कॉन्टैक्ट। क्या हुआ, यूरोप और इंडिया कॉन्टैक्ट में आया। ठीक है, एक तो पहला ये हो गया। थ्रू द इन्वेजन ऑफ एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर के इन्वेजन के कारण मौर्यन गेंड नॉलेज फ्रॉम एलेक्जेंडर रिगार्डिंग वार्स एंड टैक्टिक्स। जैसे ही एलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ तो मौर्यंस ने क्या सीखा वहाँ से कि कैसे लड़ाई लड़ते हैं और क्या टैक्टिक्स होता है लड़ाई लड़ने का, ये सीख लिया। किसने, मौर्यंस ने। टेरिटरीज ऑफ इंडिया वेर एडिड टू द टेरिटरी ऑफ एलेक्जेंडर। जो भी इंडिया का टेरिटरीज था वो एलेक्जेंडर की टेरिटरीज में क्या हो रखा था, जुड़ रखा था। कहने का मतलब है कि जो भी टेरिटरी एलेक्जेंडर ने वहाँ जीत रखा था, कहाँ पे, दूसरे जगह पे, उससे ज़्यादा टेरिटरीज ने क्या कर रखा था यहाँ पर इंडिया में जीत रखा था, और वो दोनों मिला करके इंडिया का टेरिटरी ज़्यादा हो गया था एलेक्जेंडर के टेरिटरी से। ठीक है, एक टोटल ऑफ 4 रूट मिला। क्या, वेयर इस्टेब्लिश्ड फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस। इंडिया और ग्रीस के बीच में जो ट्रेड हुआ तो वहाँ पर टोटल 4 रूट इस्टेब्लिश्ड हुआ, लैंड और सी का मिला करके। क्यों, क्योंकि ट्रेड करना था और कॉमर्स करना था। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीक सेटलमेंट लाइक एलेक्जेंड्रिया इन काबुल एंड बोकफेला इन बैंक ऑफ रिवर झेलम टुक प्लेस इन इंडिया। क्या हुआ, ग्रीक सेटलमेंट हुआ धीरे धीरे। जैसे कौन, एलेक्जेंड्रिया, कहाँ, काबुल में, और बोकीफेला रिवर झेलम के बीच में। द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ दोज डे वेयर नॉन बाय द हिस्टोरियंस ऑफ एलेक्जेंडर। जो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस है उस दिन का, वो किसके द्वारा जाना जाता है, एलेक्जेंडर के हिस्टोरियन के द्वारा। द सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द एलेक्जेंडर इन्वेजन। एलेक्जेंडर इन्वेजन के टाइम में जो सोशल स्टेटस वुमेन का था वो बहुत बहुत खराब था। दैट इवन पुअर पेरेंट्स यूज टू सेल देयर डॉटर ड्यूरिंग दिस टाइम। जो भी गरीब पिता होता था वो अपनी बेटी को बेच देता था इस टाइम पे, एलेक्जेंडर के टाइम पे। इसलिए उस टाइम पे क्या था कि जो भी मीन्स जो भी वुमेन का कंडीशन था वो बहुत पुअर था। अब देखते हैं, अब हम लोग आए थे मगध एम्पायर पे कि मगध में क्या क्या था। मगध में कौन था, धनानंदा था। धनानंदा एज्यूम्ड ए लॉट ऑफ वेल्थ। धनानंदा के पास बहुत सारा वेल्थ हो गया था। बट टैक्सेशन वाज स्टिल हायर इन टेरिटरी। लेकिन टैक्सेशन उसके उसके टेरिटरी में बहुत हाई था अभी भी। ही यूज टू इंसल्ट फिलोसफर। वो फिलोसफर को इंसल्ट करता था। वन सच फिलोसफर वाज चाणक्य। एक इसी तरह का फिलोसफर कौन था, चाणक्य था। चाणक्य कौन था, चाणक्य ए प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला। चाणक्य कौन था, चाणक्य कौन थे, चाणक्य थे एक प्रोफेसर था और
इकोनॉमिस्ट, एक प्रोफेसर, और प्रोफेसर किसका, पॉलिटिकल साइंस का एंड इकोनॉमिक्स, कब कहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला। यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला में कौन थे, प्रोफेसर थे, कौन, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य इज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन मेकावली। चाणक्य को क्या बोलते हैं, इंडियन मेकावली भी बोला जाता है। ट्रेडिशनली चाणक्य और विष्णुगुप्ता, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, विष्णुगुप्ता भी नाम था। इज कॉन्सिडर द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, इसी को क्या बोलते हैं, चाणक्य या विष्णुगुप्ता को क्या बोलते हैं, ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। ही इज नॉन एज कौटिल्य, इसी को कौटिल्य भी बोलते हैं। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र वाज रीडिस्कवर्ड बाय श्यामा शास्त्री 1905। क्यों, क्योंकि अर्थशास्त्र खो चुका था। उसके बाद श्यामा शास्त्री ने 1905 में इसको रीडिस्कवर किया अर्थशास्त्र को। चाणक्य वाज थ्रोन आउट ऑफ द कोर्ट ऑफ धनानंदा। अब क्या हुआ था, जो चाणक्य था ये पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर था, कहाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला में। जब ये प्रोफेसर था, जब इसको पता चला, किसको, चाणक्य को, कि वहाँ पर अलेक्जेंडर आ रखा है नॉर्थ वेस्ट साइड में, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको एक ऐसा राजा की तलाश थी जो कि क्या कर सकता था, अलेक्जेंडर को हरा सकता था, और ऐसा राजा सिर्फ कौन था, धनानंदा था। तो इसलिए वो चाणक्य के धनानंदा के कोर्ट में गया चाणक्य, और उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया कि आप ऐसा कीजिए कि आप अपने प्रजा को बचाइए, आपके बॉर्डर पे क्या आ रखा है, अलेक्जेंडर आ रखा है। इस बात को सुनकर के क्या हुआ, धनानंदा को गुस्सा आ गया। धनानंदा गुस्सा आ गया कि आप हमको सजेशन कैसे दे सकते हैं, आप क्या है, आप कुछ भी नहीं है हमारे सामने में। धनानंदा ने ऐसा उसको बोला, और चाणक्य को क्या करा, बेइज्जती करके क्या करा, उनको वहाँ से थ्रोन आउट करवा दिया, वहाँ से बाहर करवा दिया, उस कोर्ट से बाहर करवा दिया। ठीक है, अब क्या है कि चाणक्य ने क्या, उसके बाद इस अपमान के कारण क्या हुआ, चाणक्य ने क्या किया, एक ओथ ले लिया, एक शपथ ले लिया, दैट ही वुड नॉट टाई हिज स्टफ्ड, वो अपने शिखा को तब तक नहीं बांधेगा जब तक पूरे नंदा डायनेस्टी को अपरूटेड नहीं कर देगा, जब तक पूरे नंदा डायनेस्टी को वो जड़ से नहीं उखाड़ देगा, तब तक अपनी चोटी को या अपने शिखा को, चोटी शिखा मीन्स वो ब्राह्मण लोग बांधते हैं अपने सर के ऊपर, चोटी या शिखा जिसको बोलते हैं। जब उन्होंने उस चोटी को खोला और ये बोल दिया कि जब तक मैं इन नंदा डायनेस्टी को जड़ से ना उखाड़ दूँ तब तक मैं चोटी नहीं बांधूंगा। एंड इस्टेब्लिश्ड धर्म इन मगध, जब और धर्म को मगध में इस्टेब्लिश करूंगा। वाइल गोइंग बैक टू तक्षशिला फ्रॉम मगध, मगध से तक्षशिला जाने के क्रम में ही मेट ए किड, वो एक बच्चे से मिला। ही ट्रेंड दिस किड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला एंड आफ्टर 8 years दिस किड वाज रेडी। जब वो जा रहा था वहाँ से रिटर्न होकर के तक्षशिला की तरफ, तो वो एक बच्चे से मिला। वो बच्चे, उसमें क्या देखा, बहुत सारे बच्चे थे, उसमें से क्या देखा, सबका करेक्टर चेंज हो रहा था, लेकिन एक ही ऐसा बच्चा था जो कि हमेशा राजा बन रहा था, उस खेल में हमेशा राजा बन रहा था। और हमेशा राजा बनने के कारण क्या हुआ, उसको चाणक्य को वो बच्चा मन में जज गया, और जब मन में जज गया वो बच्चा, तो उसने क्या करा, वो बच्चे को उसके फादर से लेकर के कहाँ ले आया, उसको तक्षशिला ले आया, और उसको ट्रेन किया, कब तक, 8 साल तक। और 8 साल के बाद, 8 साल ट्रेन करने के बाद वो तैयार हो गया था। दिस किड वाज चंद्रगुप्त मौर्य, यही बच्चा आगे चल के क्या बना, चंद्रगुप्त मौर्य बना। ही मेड एन आर्मी विथ लोकल ट्राइब, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने क्या करा, एक लोकल ट्राइब के साथ आर्मी बनाया। दिस वाज द सेम टाइम ऑफ अलेक्जेंडर रिट्रीट, ये वही टाइम था जिस टाइम अलेक्जेंडर रिट्रीट हो रहे थे, 26 BC। हिज फर्स्ट अटेम्प्ट टू डिस्प्लेस नंदा वाज ब्रूटली क्रस्ट, उसका पहला अटेम्प्ट कि नंदा को हटाना है वो ब्रूटली क्रस्ट हो गया, ब्रूटली खत्म हो गया। एंड दे हैड टू फ्ली इन डिस्गाइज, और उसको हटा दिया गया। लेटर ही रियलाइज ही हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द आउटस्कर्ट एंड नॉट अटैक डायरेक्टली ऑन पाटलिपुत्रा। उसके बाद उन्होंने क्या प्लान बनाया, प्लान बनने के बाद उसको ये लगा कि उसको आउटस्कर्ट से नहीं, उसको मीन्स अंदर से नहीं, आउटस्कर्ट से मीन्स पाटलिपुत्रा से डायरेक्टली अटैक करना है, तभी नंदा डायनेस्टी क्या होगा, हारेगा। उसके बाद तक्षशिला वॉज बेस्ट फॉर देम, उसके बाद क्या हुआ, ये जैसे ही इसने ये प्लान बनाया तो उसमें से तक्षशिला सबसे बेस्ट था जहाँ से वो अटैक कर सकता था। हियर दे एलाइड विद द लोकल किंग परवर्तक, यहाँ पर ये लोकल किंग परवर्तक के साथ क्या करा उसने, एलाइड किया। हिस्टोरियन बिलीव्स ही इज पोरस, हिस्टोरियन को क्या लगता है कि वही पोरस था, ये परवर्तक भी कौन था, यही पोरस था। विद द हेल्प ऑफ हिज अलायंस, इसके अलायंस के हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ग्रेजुअली गेंड कंट्रोल ओवर पंजाब, धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने क्या करा, पंजाब में कंट्रोल कर लिया, किसके हेल्प से, परवर्तक के हेल्प से। ही स्वेप्ट ईस्टवार्ड, वो ईस्टवार्ड की तरफ बढ़ा, कन्क्वरिंग वन टेरिटरी आफ्टर अनदर, एक के बाद एक क्या कर रहा था, कन्क्वायर कर रहा था। अंटिल ही डिफीटेड धनानंदा, जब तक कि वो धनानंदा को डिफीट नहीं कर दिया। इन 321 ईस्वी BC में विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, चाणक्य के हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य बिकम द रूलर ऑफ मगध, चाणक्य के हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य कौन बन गया, मगध का रूलर बन गया। एंड स्टार्टेड द मौर्यन एम्पायर, उसके बाद फिर वहाँ से क्या शुरू हो गया, मौर्यन एम्पायर शुरू हो गया। फिर धनानंदा क्या हो गया, उसके बाद डिफीट हो गया। आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार टुक द थ्रोन एंड आफ्टर हिम अशोका कम टू पावर, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य उसके बाद कौन आया, बिंदुसार
बिंदुसरा, और उसके बाद कौन आया, फिर अशोका आया। ये उसका फैमिली ट्री बोल सकते हैं। मौर्यंस एट देयर पीक established an empire that extended over almost the entire subcontinent and beyond it in the north western region। मौर्यन एक ऐसा एम्पायर बना, वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश किया अपने एम्पायर को, और वो कहाँ से कहाँ बढ़ गया, पूरा इंटायर सब कॉन्टिनेंट में, और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से बियॉन्ड, उसके आगे भी, मिड नॉर्थ वेस्टर्न के आगे भी क्या कर रखा था उसने, अपना इस्टेब्लिश कर रखा था। द फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर ओपन्स ए न्यू इरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो मौर्यन एम्पायर का फाउंडेशन हुआ, इसने क्या करा, जो ये इरा बना, जो मौर्यन एम्पायर का क्या हुआ, एक न्यू इरा बन गया इंडिया के इतिहास में। जो मौर्यन एम्पायर का जो फाउंडेशन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या हो गया, एक नया युग आ गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया वॉज अचीव्ड। ये पहला टाइम था भारत के लिए जहाँ पर पॉलिटिकल यूनिटी अचीव हुआ था। पॉलिटिकल यूनिटी कहने का मतलब है कि कोई फ्रेगमेंटेड पॉलिटी नहीं था। फ्रेगमेंटेड पॉलिटी मीन्स कोई अलग अलग चीज़ें नहीं था, सब क्या हो रहा था, एक ही साथ यूनाइट हो रहा था। ठीक है, आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत। आगे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसी का लेक्चर 2, इसी चैप्टर का। ये चैप्टर कौन सा है, और आगे के लेक्चर में क्या होगा, लेक्चर 2। ये चैप्टर कौन है, ये चैप्टर है आपका, आई थिंक चैप्टर 6। कौन सा है ये, चैप्टर 6। चैप्टर 6 का लेक्चर 2 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।